अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज जो हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, ड्रग्स यूज इन एंजाइना। इसमें जो हमारे टॉपिक आउटलाइन है वो डिफिनेशन है एंजाइना का, टाइप्स, ड्रग्स क्लासिफिकेशन, ईच ड्रग डिटेल। हर ड्रग के हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंजाइना के स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन क्या है एंजाइना के? एंजाइना वो कंडीशन है जिसमें हमारे चेस्ट में सीवियर पेन होता है और वो स्प्रेड करता है शोल्डर्स को, आर्म्स, नेक। क्यों? क्योंकि हार्ट को इनएडुकेट ब्लड सप्लाई मिल रही है। और वो क्यों इनएडुकेट सप्लाई मिल रही है? उसका काज या तो थ्रोम्बस है या फिर वेस्कुलर स्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी है। अब जो है सीवियर पेन क्यों होता है? क्योंकि जब हार्ट को इनएडुकेट सप्लाई मिलेगी कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, तो उसकी वजह से जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो इस्कीमिया होगा, और जब इस्कीमिया होगा तो इस्कीमिया की वजह से क्या होगा? पेन होगा। तो डेफिनेशन क्या है? A condition in which severe pain occur in the chest, also spreading to the shoulders, arms and neck due to inadequate blood supply to the heart, and the cause is thrombus or vascular spasm, मतलब vascular contraction of coronary artery। तो ये हुआ डिफिनेशन। नेक्स्ट हमारे साथ एंजाइना के हैं टाइप्स। टाइप्स जो है एंजाइना के 3 हैं: स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? इसमें इनिशियल पेन नहीं होता, इनिशियल नो पेन। जब एक्सरसाइज करे बंदा या वर्क करे तो फिर क्या होगा? पेन होगा। पेन ऑन वर्क और एक्सरसाइज। लेकिन जब वो रेस्ट करेगा तो पेन क्या होगा? रिलीफ करेगा। पेन रिलीफ ऑन रेस्ट। रेस्ट पर पेन क्या करेगा? रिलीफ करेगा। ये हुआ स्टेबल एंजाइना में, यानी इनिशियल पेन नहीं होगा। जब वो वर्क करेगा तो पेन होगा, या एक्सरसाइज करेगा तो पेन होगा, लेकिन रेस्ट पर पेन रिलीफ होगा। इसमें सिम्टम्स उस वक्त अपीयर होंगे जब कोरोनरी आर्टरी की जो ल्यूमन है वो थ्रोम्बस की वजह से 70% ब्लॉक हो जाए। उसके बाद जो चेस्ट पेन है वो एक्सरसाइज पर क्यों होता है या वर्क पर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वर्क पर हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और एक्सरसाइज पर हार्ट रेट बढ़ जाता है, और हार्ट रेट क्या है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट। जब हार्ट रेट बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, जब हार्ट ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा हमारी बॉडी की तरफ, तो मतलब हमारी बॉडी की क्या है, उसमें हार्ट भी शामिल है, उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो लेस है, क्योंकि 70% ल्यूमन क्या है? ब्लॉक है। तो क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। लेकिन इसमें जो 30% ल्यूमन जो ब्लॉक नहीं है, उसकी वजह से जब ये रेस्ट में जाएगा तो वो जो 30% जो ब्लॉक नहीं है, जब ये रेस्ट में जाएगा तो उसकी वजह से इसका पेन क्या होगा? रिलीफ होगा। दूसरा हमारे साथ है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में मॉर्निंग में पेन होगा। क्यों? क्योंकि मॉर्निंग में एपिनेफ्रिन की सर्ज रिलीज होती है, ज़्यादा रिलीज होती है। उसकी वजह से क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन होगी कोरोनरी आर्टरी की। ये हुआ वेरिएंट एंजाइना। तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। इसको अनस्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो प्लाक बनता है वो अनस्टेबल प्लाक बनता है, मतलब इरेगुलर प्लाक बनता है, और उससे जब ब्लड पास होगा उस प्लाक से तो वो ब्लड फ्लो की वजह से वो प्लाक टूटना शुरू करेगा, और ब्लड वेसल में मुख्तलिफ जगह पर अटैच होगा। जहाँ पर अटैच होगा वहाँ कोगुलेशन पाथवे एक्युमुलेट हो जाएंगे।
जब कोगुलेशन पाथवे अकुमुलेट हो जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, हमें पता है कोगुलेशन पाथवे में प्लेटलेट्स की अकुमुलेशन होती है। जब प्लेटलेट्स की अकुमुलेशन होती है तो उसके नतीजे में प्लेटलेट्स का प्लाक बनेगा। जब प्लेटलेट्स का प्लाक बनेगा तो प्लेटलेट्स दो चीज़ें रिलीज करेगा, एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन A2, जो क्या है, पोटेंट वेजोकंस्ट्रिक्टर है। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी हैव प्लाक विच इज अनस्टेबल मीन इरेगुलर व्हेन ब्लड पास थ्रू it break into platelets plaque and platelets plaque release ADP and thromboxane A2 which is potent vasoconstrictor। अब अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, इसमें रेस्ट पर फेन रिलीफ नहीं होता। अगर पेन हुआ, रेस्ट पर रिलीफ हुआ तो स्टेबल एंजाइना में, पेन हुआ मॉर्निंग में तो ये वेरिएंट एंजाइना है, पेन हुआ लेकिन रेस्ट पर रिलीफ नहीं हुआ तो ये क्या है, अनस्टेबल एंजाइना है। और अगर अगर 15 मिनट के अंदर आपने एंटी प्लेटलेट्स एजेंट नहीं दिया, जैसे कि एस्प्रिन, जिसने प्लेटलेट्स की अकुमुलेशन को नहीं रोका, तो 100% उसको MI हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसको हो जाएगा। ये हमने पढ़े टाइप्स। नेक्स्ट हमारे साथ है ड्रग्स क्लासिफिकेशन। जो ड्रग्स यूज इन एंजाइना है उसको हम 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट्स, दूसरे नंबर पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तीसरे नंबर पर बीटा ब्लॉकर, और चौथा जो ग्रुप है वो है पोटाशियम चैनल ओपनर। सबसे पहले अब इस 4 ग्रुप के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं वो पढ़ेंगे। नाइट्रेट के अंदर आता है सबसे पहले ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, दूसरे नंबर पर आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट, तीसरे नंबर पर आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट। अब जो ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट है तो हम सब लिंगुअल लेते हैं। दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर एम्लोडिपिन आता है, दिलतियाजिम आता है, वेरापामिल आता है, नेफिडिपिन आता है, फेलोडिपिन आता है। बीटा ब्लॉकर के अंदर प्रोपेनोलोल आता है, एटिनोलोल आता है, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसीब्यूटोलोल। पोटाशियम चैनल ओपनर के अंदर निकोरेंडिल आता है, पिनासिडिल आता है, मिनॉक्सिडिल आता है। लेकिन एंजाइना में सिर्फ निकोरेंडिल ही यूज होगा, बाकी यूज नहीं होंगे। तो अब हमने टॉपिक ऑफ लाइन में डेफिनेशन हमने पढ़ा, टाइप्स हमने पढ़ा, ड्रग्स क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। अब ईच ड्रग डिटेल पढ़ेंगे। अब है ईच ड्रग डिटेल, हर ड्रग का डिटेल। अब हमने एंजाइना की जो ड्रग्स थी उसमें हमने 4 ग्रुप्स पढ़े, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और पोटाशियम चैनल ओपनर और नाइट्रेट। इसकी अब हम हर जो ग्रुप है उसके हर ड्रग की डिटेल। अब सबसे पहले हमारे साथ आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर के अंदर जितने भी ड्रग होंगे उनकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यहाँ वो सेम होगा। अब जो है जो बीटा ब्लॉकर है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये तो बीटा ब्लॉकर को तो हमने डिटेल में पढ़ा है, जो बीटा ब्लॉकर्स के टॉपिक में ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ आप देख सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को डिटेल में हमने हाइपरटेंशन में पढ़ा है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ बीटा ब्लॉकर की और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एंजाइना में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। लेकिन पोटाशियम चैनल ओपनर इसके मैकेनिज्म, क्योंकि पोटाशियम चैनल ओपनर ये नया है और नाइट्रेट हमारे लिए नया है, तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस, ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हार्ट में जो बीटा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करके, उसकी वजह से होगा क्या, हार्ट की ये हार्ट है, इसकी जो बीटा रिसेप्टर है जो हमारे साथ SA नोड AV नोड पर है, वहाँ जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो होगा क्या, हार्ट रेट कम होगा। जब हार्ट रेट कम होगा
तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा मतलब हार्ट का वर्क कम होगा। कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब है कि हमारी हार्ट जो हमारे बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है वही तो कार्डियक आउटपुट है। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो वर्क कम होगा। जब वर्क कम होगा हार्ट का, तो अब जो कम ऑक्सीजन, जो कम ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी की तरफ से जा रही है, उस पर भी हार्ट जो है वो काम करना, नॉर्मल हार्ट काम करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बीटा ब्लॉकर ब्लॉक बीटा रिसेप्टर ऑफ हार्ट एंड डिक्रीज हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, मीन वर्क ऑफ हार्ट रेट डिक्रीज एंड देन इट वर्क ऑन डिक्रीज ब्लड सप्लाई। फिर ये डिक्रीज ब्लड सप्लाई पर भी काम करेगा। ये तो हुआ बीटा ब्लॉकर। दूसरा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। याद रखना, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दो जगह पर है। बीटा ब्लॉकर की सिर्फ हार्ट पे थी, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का दो जगह पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हार्ट पर और ब्लड वेसल पर। अब हार्ट पर क्या है? जब हार्ट की तरफ कम ब्लड सप्लाई आ रही है और हार्ट काम ज़्यादा कर रहा है तो हमें क्या होगा? मायोकार्डियम की इस्कीमिया होगा, पेन होगा। अब हार्ट के लिए एक मसला और है, जो हमारे आर्ट्रियोल हैं वो नैरो है, उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, उसके खिलाफ जब ऑर्टा से आर्टरी से आर्ट्रियोल में जब ब्लड जाएगा तो हार्ट को, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा आर्ट्रियोल के खिलाफ ब्लड पंप करने में। अब जो कैल्शियम चैनल ओपनर है, कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये दो तरीके करता है। एक ये हार्ट का वर्क कम करता है, दूसरा ये हार्ट के खिलाफ जो रेजिस्टेंस था आर्ट्रियोल का उसको भी कम करता है, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस था। कैसे? वेजोडायलेशन के थ्रू। अब हार्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हार्ट की कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके हार्ट रेट को कम करेगा, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा मतलब हार्ट का वर्क कम होगा। जब हार्ट का वर्क कम होगा तो लेस ऑक्सीजन डिमांड पर भी हार्ट काम करेगा, यानी हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड अभी कम होगा। ये तो हुआ हार्ट पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आर्ट्रियोल पर क्या है? आर्ट्रियोल पर जब ये हमारे साथ आर्ट्रियोल है, फॉर एग्जाम्पल ये आर्ट्रियोल है, ये नैरो है, इसकी जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है उसको कम करेगा। कैसे? वेजोडायलेशन के थ्रू। यानी ब्लड वेसल की कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके जब वेजोडायलेशन होगा, जब आर्ट्रियोल की वेजोडायलेशन होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगा। अब हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, कम वर्क करना पड़ेगा ब्लड को आर्ट्रियोल के अगेंस्ट पंप करने में। ये देखो आर्ट्रियोल, यहाँ मैंने नैरो दिखाया है, यहाँ वेजोडायलेशन के बाद दिखाया है। तो ये हुआ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तीसरे पे है पोटाशियम चैनल ओपनर। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्या है? 6 स्टेप में, 6 स्टेप में। सबसे पहले क्या होगा? पहले स्टेप में ये हमारे साथ ब्लड वेसल है। दूसरे स्टेप पे क्या है कि ब्लड वेसल का जो स्मूथ मसल है वो क्या है? वो पोलराइज है, मतलब उसके इनसाइड निगेटिव आयन ज़्यादा है, आउटसाइड पॉजिटिव आयन ज़्यादा है। इनसाइड पोटाशियम आयन तो भी है, लेकिन पॉजिटिव पोटाशियम है लेकिन निगेटिव आयन ज़्यादा है। तो इनसाइड निगेटिव ज़्यादा, आउटसाइड पॉजिटिव ज़्यादा, तो सेल क्या है? स्मूथ मसल का पोलराइज है। अब इस सेल पर जो पोटाशियम चैनल है, पोटाशियम चैनल ओपनर जब इस पोटाशियम चैनल पर एक्ट करेगा तो पोटाशियम की ई फ्लक्स होगी, पोटाशियम बाहर की तरफ निकलेगा। जब पोटाशियम बाहर की तरफ निकलेगा, पहले सेल पोलराइज था, अब जब पोटाशियम निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा? हाइपर पोलराइज हो जाएगा। जब पॉजिटिव आयन सेल से बाहर निकलेगा तो निगेटिविटी और बढ़ेगी। जब और बढ़ेगी तो सेल क्या हो जाएगा? स्मूथ मसल का हाइपर पोलराइज हो जाएगा। जब सेल हाइपर पोलराइज हो जाएगा तो सेल क्या होगा? तो मसल सेल रिलैक्स हो जाएगा। जब मसल सेल रिलैक्स हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड वेसल की वेजो डायलेशन होगी। यहाँ ब्लड वेसल नैरो, यहाँ देखो डायलेट। 6 स्टेप एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या है? पहले स्टेप में ये ब्लड वेसल है। दूसरे स्टेप में जो ब्लड वेसल का स्मूथ मसल सेल है वो पोलराइज है। तीसरे स्टेप में जब पोटाशियम चैनल ओपनर
आके पोटेशियम चैनल को ओपन करेगा। जब ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम हो जाएंगे तो इनसाइड नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन निकलेगा तो क्या हो जाएगा, सेल पोलराइज से हाइपर पोलराइज हो जाएगा। जब हाइपर पोलराइज हो जाएगा उसके बाद मसल सेल रिलैक्स हो जाएगा। जब मसल सेल रिलैक्स हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी कोरोनरी आर्टरी की। जब वेजो डायलेशन होगी तो ब्लड फ्लो जो है वो क्या होगा, हार्ट की तरफ ज़्यादा होगा। तो ये हुआ पोटेशियम चैनल ओपनर का काम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं इसकी एडवर्स इफेक्ट पर। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसकी, एडवर्स इफेक्ट जो है इसकी वो है दो, एक है फ्लशिंग, दूसरा है हेडेक। अब फ्लशिंग क्या है, फ्लशिंग ये है कि हमारी जो सब क्यूटिनियस ब्लड वेसल है वहाँ वेजोडाइलेशन की वजह से हमारे खास करके चेहरे पे, बॉडी पे रेड रेड एरियाज अपीयर हो जाते हैं, जिसे कहते हैं फ्लशिंग, क्योंकि ये वेजोडाइलेशन करता है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट फ्लशिंग है। दूसरा क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट है हेडेक। हेडेक क्यों है, क्योंकि ये हमारी जो हेड की तरफ ब्लड वेसल जा रही है वहाँ भी वेजोडाइलेशन करेगा। जब वहाँ वेजोडाइलेशन करेगा, हमें पता है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो पेन रिसेप्टर है वो कहाँ मौजूद है, मेनिंजेस। जब ये हेड में वेजोडाइलेशन करेगा, जब मेनिंजेस को वो ब्लड वेसल जो डायलेट होकर मेनिंजेस के पेन रिसेप्टर को टच करेंगे तो क्या होगा, पेन होगा, मतलब हेडेक होगा। तो ये हमारे साथ इसकी एडवर्स इफेक्ट भी हुए हैं। नेक्स्ट हमारे साथ लास्ट है नाइट्रेट। नाइट्रेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है नाइट्रेट के, क्योंकि नाइट्रेट भी क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है। कैसे करता है, 7 स्टेप में। पहले स्टेप में नाइट्रेट क्या करेगा, ब्लड वेसल की जो स्मूथ मसल है पहले स्टेप में उसमें इंटर होगा। जब उसमें इंटर होगा तो वहाँ एक एंजाइम है जिसे कहते हैं सल्फ हाइड्रल प्रोटीन। वो एंजाइम नाइट्रेट को क्या करेगा, नाइट्रेट को डीनाइट्रेटेड करके उसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा। दूसरे स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में नाइट्रेट स्मूथ मसल में इंटर हुआ, दूसरे स्टेप में एंजाइम सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन ने नाइट्रेट को स्मूथ मसल के इनसाइड डीनाइट्रेटेड करके उससे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज का। जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में वो नाइट्रिक ऑक्साइड जाएगा जीसी को स्टिमुलेट करेगा, ग्वानलाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करेगा। जीसी मतलब ग्वानलाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करेगा। वो ग्वानलाइल साइक्लेस फिर किसको स्टिमुलेट करेगा, स्मॉल सी फिर जीएमपी, इसे कहते हैं साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। जब जीसी सीजीएमपी को स्टिमुलेट करेगा, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट को चौथे स्टेप में। पांचवें स्टेप में जब साइक्लिक जीएमपी स्टिमुलेट होगा वो क्या करेगा, वो जो मायोसिन लाइट चेन है उसकी क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन करेगा। जब मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फेट उससे निकलेगा तो स्मूथ मसल सेल क्या होगा, रिलैक्स होगा छठे स्टेप में। जब छठे स्टेप में स्मूथ मसल सेल रिलैक्स होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा। तो पहले स्टेप क्या है, नाइट्रेट इंटर हुआ, दूसरे में सेल्फ हाइड्रल प्रोटीन है जो एंजाइम है उसने उसको डीनाइट्रेटेड करके नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज किया। नाइट्रिक ऑक्साइड ने जीसी को स्टिमुलेट किया, जीसी ने साइक्लिक जीएमपी को स्टिमुलेट किया, साइक्लिक जीएमपी ने मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन की, मायोसिन लाइट चेन की डीफॉस्फोराइलेशन की वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स हुआ। स्मूथ मसल जब रिलैक्स हुआ तो क्या हुआ, वेजो डायलेशन हुआ। तो इस तरह स्मूथ मसल की जब वेजो डायलेशन हो जाएगी तो ब्लड वेसल की वेजो डायलेशन हो जाएगी। जब ब्लड वेसल की वेजो डायलेशन हो जाएगी तो कोरोनरी आर्टरी की जो वेजो डायलेशन हो जाएगी तो हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, मायोकार्डियम को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो मसला क्या होगा, हल हो जाएगा। ये हुआ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है यूजेस। यूजेस क्या है, नाइट्रेट इंजाइना में यूज़ होता है, उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी यूज़ होता है। तीसरा है इसकी एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट सेम, फ्लैशिंग, हेडेक, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो दोस्तों आज जो एंजाइना का टॉपिक था वो हमने पढ़ लिया। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन करो ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके एक शेयर की वजह से लोगों की फ़ायदा हो सकती है। तो
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।